हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये एक तरह के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और अपनी डेली लाइफ में ये वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये हो जाएंगे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल, जिसमें हो जाएगा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूलोज एटसेट्रा। अब कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन के हाइड्रेट्स माना जाता है। हाइड्रेट्स का मतलब होता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल कार्बन एटम के साथ प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा CnH2ON। अब इस डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं होती है, क्योंकि ये डेफिनेशन सारे कार्बोहाइड्रेट्स पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। देखिए, कुछ शुगर्स जैसे रेमनोज और फ्यूकोज की बात करें तो ये इस डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं, क्योंकि इन शुगर्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो है वो 2:1 नहीं होता है। देखिए, इस डेफिनेशन में हम H2O का यूज करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है, लेकिन इन शुगर्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये रेशियो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं कह सकते। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का रेशियो वाटर के सिमिलर होता है, लेकिन ये कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसी तरह से एसिटिक एसिड की बात करें तो उसमें 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तो इनका भी रेशियो 2:1 होता है, लेकिन ये कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब ये डेफिनेशन सारे कार्बोहाइड्रेट्स पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं, तो इसके लिए एक मॉडर्न डेफिनेशन दी गई है। मींस कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली डिफाइन किया गया है। अब मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसमें जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो कभी भी फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। मींस ये जनरली हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मींस जो एल्डिहाइड है वो हेमी एसिटल और जो कीटोन है वो हेमी कीटल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के नेचुरल प्रोडक्शन की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू इनका प्रोडक्शन करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की रिएक्शन लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। और जब इनको एनिमल और ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं तो इस रिएक्शन की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मींस कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वापस CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की। तो देखिए, मोस्ट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के जो नाम होते हैं वो ऑज से एंड होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम कहेंगे एल्डोज, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम कहेंगे कीटोज। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। देखिए, सैकेराइड वर्ड एक ग्रीक वर्ड सैकेरॉन से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है शुगर। अब सैकेराइड्स की बात करें तो इनको हम 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसमें पहला हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स। तो देखिए, मोनोसैकेराइड्स ऐसे
सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें 3, 4, 5 या 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये स्मॉलर यूनिट में हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। अब देखिए मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो इनको हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और कार्बोनाइल ग्रुप के नेचर के बेसिस पर फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये हो जाएगी कार्बन एटम के बेसिस पर जनरल टर्म, और ये हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का नॉमेनक्लेचर। देखिए जब मोनोसैकेराइड्स में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए हम जनरल टर्म ट्राइओस का यूज करेंगे, और अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है तो उसको हम एल्डोट्राइओस, और अगर कीटोन प्रेजेंट होता है तो उसको हम कीटोट्राइओस कहेंगे। इसी तरह से 4 कार्बन के लिए हम टेट्रोस का यूज करेंगे, और एल्डिहाइड के केस में ये हो जाएगा एल्डोटेट्रोस, और कीटोन के केस में ये हो जाएगा कीटोटेट्रोस। फिर 5 कार्बन के लिए पेंटोस का यूज करेंगे, और एल्डिहाइड के केस में एल्डोपेंटोस और कीटोन के केस में कीटोपेंटोस हो जाएगा। फिर 6 कार्बन के लिए जनरल टर्म हो जाएगी हेक्सोस, और एल्डिहाइड हो जाएगा एल्डोहेक्सोस, और कीटोन हो जाएगा कीटोहेक्सोस। अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। तो देखिए ओलिगोस एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है फ्यू। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये 2 या उससे ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, और इनको हम 2 सब ग्रुप्स में सब डिवाइडेड करते हैं। पहला हो जाएगा डाइसैकेराइड्स। देखिए डाइसैकेराइड्स का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये मोनोसैकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सुक्रोज। देखिए जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड्स होते हैं। मीन्स सुक्रोज की बात करें तो वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। अब बात करते हैं ट्राइसैकेराइड्स की। तो देखिए जब ट्राइसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये मोनोसैकेराइड्स के 3 मॉलिक्यूल्स या 3 यूनिट्स में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेफिनोज। देखिए जब रेफिनोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, और ये तीनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो देखिए पॉलीसैकेराइड्स हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू 300 से लेकर 1000 तक होती है। अब देखिए पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो ये टेस्टलेस होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, और अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो इनका टेस्ट स्वीट होता है और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब अगर पॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये कई सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च। देखिए जब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उनको हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी हो जाएगी सुगर्स एंड नॉन सुगर्स। तो देखिए सारे मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स और स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? सुगर्स। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैन शुगर एटसेट्रा। और अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो ये एमोर्फस होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? नॉन शुगर्स। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टार्च, सेल्यूलोज एटसेट्रा। अब सेकंड पॉइंट हो जाएगा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स जो कि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, उनको हम
रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। इसमें सुक्रोज इस कैटेगरी में नहीं आता है। अब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स जो कि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे माल्टोज और लैक्टोज।